Hello, students. You have already studied the exponential growth model. Now we study about the logistic growth model. No population of any species in nature has at its disposal unlimited resources to permit exponential growth. किसी भी स्पीसीज की कोई भी पॉपुलेशन नेचर में ऐसी नहीं होती कि वो अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल करने के लिए उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो. दिस लीड्स टू द competition between individuals for limited resources. सभी पॉपुलेशंस के लिए के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिसके लिए उनके जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें कंपटीशन उत्पन्न होता है. इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल will survive and reproduce. इससे जब इंडिविजुअल्स के बीच कंपटीशन होता है तो अंततः जो सबसे बेटर इंडिविजुअल होते हैं, सबसे फिट इंडिविजुअल होते हैं, वो सरवाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और दूसरे यहाँ से हटा दिए जाते हैं. The government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit the human population growth. और बहुत से देशों की सरकारों ने ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को लिमिट करने के लिए इस तरह की रेस्ट्रेंट्स, बाधाएं उत्पन्न की हैं ताकि उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ वो लिमिट हो सके. इन नेचर ए गिवन हैबिटेट हैज़ enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. नेचर में किसी भी पॉपुलेशन को अधिक से अधिक सपोर्ट करने के लिए उस एरिया में जितने मैक्सिमम नंबर रह सकते हैं वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है. यानी कि हर एनवायरनमेंट में एक अधिक से अधिक इंडिविजुअल सर्वाइव कर सके, इसके लिए उसमें एक लिमिट होती है जिसे हम नेचर की कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं. लेट अस कॉल दिस लिमिट as nature's carrying capacity for that species and that habitat. A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase. यानी कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कोई भी पॉपुलेशन उस हैबिटेट में प्रारंभ में इनिशियली ए लैग फेज शो करती है. यानी कि धीमी ग्रोथ शो करती है. उसके बाद
फेज ऑफ एक्सेलरेशन, वो बड़ी त्वरित गति से ग्रोथ करती है। एंड डी एक्सेलरेशन एंड फाइनली एसिम्प्टोट, और उसके बाद उसकी ग्रोथ फिर कम होने लगती है और अंततः वो एसिम्प्टोट हो जाती है जब वो कैरिंग कैपेसिटी के पास आ जाती है। जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के नज़दीक पहुंच जाती है तो फिर उस पॉपुलेशन की ग्रोथ एसिम्प्टोट होती है, उसके आसपास ही रहती है। A plot of n in relation to time t results in sigmoid curve। और अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ हमें एक सिग्मॉइड कर्व के रूप में प्राप्त होता है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ is called Verhulst-per logistic growth and is described by the following equation, अर्थात dn upon dt is equal to rn into k minus n upon k, where the n is the population density at time t, r is the intrinsic rate of natural resources, and k is the carrying capacity. This is the graph of logistic growth curve. In this graph, B graph show the logistic growth curve. It is a sigmoid type, S-shaped graph. And its equation is dn upon dt is equal to rn k minus n upon k. Since resources for growth for most animal population are finite and become limiting sooner or later, यद्यपि अधिकांशतः जो ह्यूमन एनिमल पॉपुलेशन हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज फाइनाइट होते हैं एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, और वो देर सबेर एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं, लिमिटिंग हो जाते हैं। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल is considered a more realistic one, और नेचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की अपेक्षा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को ज़्यादा रियलिस्टिक माना जाता है। गैदर फ्रॉम गवर्नमेंट सेंसस डेटा द पॉपुलेशन फिगर फॉर इंडिया for the last 100 years, plot them and check which growth pattern is evident. जो गवर्नमेंट सेंसस डेटा होते हैं, जैसे भारत की जो पॉपुलेशन है
उसे हम ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए पिछले 100 सालों के जो ग्रोथ पॉपुलेशन के आंकड़े हैं वो इकट्ठा करते हैं और फिर उसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, तो हम एक सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व प्राप्त करते हैं। अर्थात पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो एक निश्चित टाइम के बाद लगभग एसिम्पटोट हो जाती है। जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उसका, उस हैबिटेट की या उस एरिया की जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उससे अधिक होने के बाद वो निश्चित हो जाती, एसिम्पटोट हो जाती है। नाउ वी स्टडी द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। Populations evolved to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness, means high R value। अर्थात कोई भी पॉपुलेशन हो वो अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इवॉल्व होती है। और रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिसे हम डार्विनियन फिटनेस भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू आर की वैल्यू हाई होती है, उसे मैक्सिमाइज करने के लिए इवॉल्व हुई है इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। अंडर a particular set of selection, pressure, organism evolve towards the most efficient reproductive strategy। और एक सिलेक्शन प्रेशर के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म ने जो अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी है उसको एक हद तक इवोल्व किया है ताकि वो अधिक से अधिक यंग वंस इस दुनिया में, इस एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस कर सके। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड only once in their lifetime, like the Pacific salmon fish and bamboo। देखिए कुछ स्पीसीज ऐसी हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने जीवन में केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे पैसिफिक साल्मोन फिश एंड बैम्बू। जबकि others breed many times during their lifetime। अपने जीवन में बहुत बार ब्रीडिंग करते हैं, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अधिकांशतः बर्ड्स एंड मैमल्स। Some produce a large number of small sized offspring like the oyster and pelagic fishes। कुछ इंडिविजुअल बहुत छोटे साइज के लेकिन बहुत अधिक संख्या में यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑयस्टर एंड पिलेजिक फिश। while others produce a small number of large sized offsprings। जबकि कुछ दूसरी स्पीसीज, दूसरी पॉपुलेशंस
बहुत कम संख्या में लेकिन बड़े साइज के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स. सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमम फिटनेस? अधिकतम फिटनेस के लिए इनमें से कौन से ज़्यादा डिजायरेबल है? Ecologists suggest that the history traits of organism have evolved in relation to the constraints imposed by biotic and abiotic component of the habitat in which they live. और इकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है कि ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स हैं वो उस हैबिटेट में जिसमें वो रहते हैं उसके बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट हैं उसके द्वारा निर्धारित होते हैं. इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट in different species is currently an important area of research. और डिफरेंट स्पीसीज की जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट का इवोल्यूशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च का फील्ड है, being conducted by इकोलॉजिस्ट, जिसमें जो इकोलॉजिस्ट हैं वो लगे हैं. उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च का एरिया है, फील्ड है.